दिल्ली के लाल किले के सामने हुए कार धमाके का अब सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि सड़क पर भारी जाम है और गाड़ियां ट्रैफिक में रेंग रही हैं। तभी अचानक ट्रैफिक में ही धमाका होता है और सारे सीसीटीवी उसकी चपेट में आ जाते हैं। धमाके के बाद की कोई फुटेज नहीं है क्योंकि धमाके की वजह से सीसीटीवी खराब हो जाते हैं। लेकिन ये फुटेज इस बात का अंदाजा लगाने के लिए काफ़ी है कि दिल्ली में इस धमाके की इंटेंसिटी कितनी थी। वहीं अब इस ब्लास्ट को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। धमाके से एक दिन पहले फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर पुलिस ने बड़े खुलासे किए। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर शाहीन न सिर्फ इस पूरी साजिश में शामिल थी, बल्कि वो आतंकी संगठन जैश के लिए भारत में भर्तियां भी करती थी। मामले को लेकर और क्या अपडेट्स हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले डॉक्टर शाहीन की कहानी जान लेते हैं। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं आज का जिस्ट। लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन शाहिद, जो कभी मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर थीं, अब आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के भारतीय महिला विंग की प्रमुख बताई जा रही हैं। फरीदाबाद से हुई गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों ने उसे एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का अहम हिस्सा बताया है, जिसमें ज़्यादातर पढ़े लिखे डॉक्टर शामिल थे। शुरुआती जांच में पता चला कि शाहीन को पाकिस्तान में बैठे जैश सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर ने सीधे तौर पर भारत में महिला शाखा जमात-उल मोमिनीन को संगठित करने की जिम्मेदारी दी थी। सादिया का पति यूसुफ अजहर 1999 के कंधार हाईजैक केस का मास्टरमाइंड था, जिसे इस साल बहावलपुर में मारा गया। जांच एजेंसियों का कहना है कि शाहीन 2 टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में थी। उसका काम भारत में जैश की महिला विंग का विस्तार करना और स्थानीय समर्थकों को जोड़कर उन्हें संगठन की गतिविधियों में शामिल करना था। ये पूरा डॉक्टर मॉड्यूल दरअसल 2 टेलीग्राम ग्रुप से शुरू हुआ था, जिनका नाम है फर्जदान-ए-दारुल उलूम देवबंद और दूसरा उमर बिन खत्ताब नाम का ग्रुप, जिसे पाकिस्तान में बैठे जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेटिव चला रहे थे। इन्हीं ग्रुप्स के जरिए डॉक्टर उमर नबी और इमाम इरफान अहमद वगाए, जो शोपिया से हैं, उसकी मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। शुरुआती चैट्स में बात कश्मीर की आज़ादी और कश्मीरी मुसलमानों पर कथित अत्याचार पर सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत ग्लोबल जिहाद और बदले की थीम पर शिफ्ट हो गई। यहीं से रेडिकलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। जांच में सामने आया है कि ग्रुप के कुछ मेंबर्स की मुलाकात हैंडलर से विदेश यात्राओं के दौरान हुई थी और इस बीच हुई तुर्की यात्रा को मॉड्यूल की असली शुरुआत माना जा रहा है। तुर्की ट्रिप से लौटने के बाद ही इस नेटवर्क ने भारत के अलग अलग राज्यों में अपनी जड़ें फैलानी शुरू की। इसी दौरान डॉक्टर मुजम्मिल ने अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद ज्वाइन किया, जबकि डॉक्टर अदील को सहारनपुर में पोस्टिंग मिली। बाकी सदस्यों को अलग अलग राज्यों में तैनात किया गया ताकि रिक्रूटमेंट और लॉजिस्टिक्स दोनों को संभाला जा सके। इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अब एजेंसियां उन सभी लोगों की पहचान कर रही है जिन्होंने इन मॉड्यूल सदस्यों से ऑनलाइन या ऑफलाइन संपर्क रखा था। जांच में ये भी पुष्टि हुई है कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन एक 9 से 10 सदस्यों वाले नेटवर्क के कोर मेंबर थे, यानी ज़रूरी लोगों में शामिल थे, जिसमें 5 से 6 डॉक्टर थे। ये लोग अपने प्रोफेशनल एक्सेस और मेडिकल नेटवर्क का इस्तेमाल करके कच्चा माल खरीदने, विस्फोटक तैयार करने और ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करने का काम करते थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क का सुराग तब मिला जब अक्टूबर में श्रीनगर के नौगाम इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर मिले। इसके बाद एक सिलसिलेवार कार्रवाई में मुजम्मिल को 8 नवंबर को फरीदाबाद से पकड़ा गया। उसके ठिकानों से 2900 किलो विस्फोटक और AK-47 राइफल बरामद हुई। मुजम्मिल से पूछताछ के बाद शाहीन का नाम सामने आया। 3 दिन बाद यानी 11 नवंबर को एजेंसियों ने शाहीन को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने अपने मेडिकल प्रोफेशनल नेटवर्क का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया ताकि उस पर शक न हो। शाहीन की गिरफ्तारी के बाद यूपी ATS, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्थानीय अधिकारियों की संयुक्त टीम ने लखनऊ के लालबाग इलाके में उसके घर पर छापा मारा। जांच में मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क और कई दस्तावेज जब्त किए गए। इसी दौरान उसके भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उसके पिता सैयद अहमद अंसारी ने मीडिया से कहा कि उन्हें अपनी बेटी के ऐसे किसी संबंध की कोई जानकारी नहीं थी। शाहीन ने कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में 2006 में लेक्चरर के रूप में ज्वाइन किया था। बाद में 2009 से 2010 में उसने कन्नौज मेडिकल कॉलेज में काम किया, लेकिन 2013 में बिना सूचना दिए कॉलेज छोड़ दिया। कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद उसने जवाब नहीं दिया। उसके बाद 2021 में उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। कॉलेज के प्रोफेसर बताते हैं कि वो शांत और पढ़ाई में डूबी रहने वाली महिला थी।
जांच एजेंसियां अब शाहीन के पुराने रिकॉर्ड, सोशल मीडिया संपर्क और उसके मेडिकल नेटवर्क की छानबीन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अक्सर डॉक्टर मुजम्मिल शाहीन की जिस कार का इस्तेमाल करता था, उसी कार से राइफल और कारतूस मिले थे। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने अब केस अपने हाथ में ले लिया है और लखनऊ, कानपुर और फरीदाबाद में शाहीन के रिश्तों और गतिविधियों की जांच जारी है। शाहीन के एक्स हस्बैंड डॉक्टर हयात जफर ने उनके बारे में जो बातें बताई वो चौंकाने वाली हैं। जफर के मुताबिक शाहीन बहुत लिबरल थी और धर्म के मामलों में कभी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। उन्होंने बताया कि शादी के वक्त शाहीन का सपना था कि वो अपने परिवार के साथ यूरोप या ऑस्ट्रेलिया जाकर बसें। हयात जफर ने कहा कि उनकी और शाहीन की अरेंज मैरिज थी और 2012 में दोनों अलग हो गए थे। दोनों के 2 बच्चे हैं जो अब उनके साथ रहते हैं। डॉक्टर हयात जफर ने कहा कि उनका शाहीन से अब कोई संपर्क नहीं है। अलग होने के बाद से वो कभी बात नहीं करते। उन्होंने साफ कहा कि शाहीन का स्वभाव खुला हुआ था। वो कभी धार्मिक गतिविधियों में ज्यादा शामिल नहीं होती थी। वो हमेशा चाहती थी कि परिवार विदेश में जाकर बेहतर जीवन जिए। शाहीन सईद के पिता सैयद अहमद अंसारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनकी बेटी ऐसे किसी मामलों में शामिल हो सकती है। उन्होंने बताया कि शाहीन उनके 3 बच्चों में से दूसरी संतान है। बड़े बेटे शोएब उनके साथ लखनऊ में रहते हैं, जबकि छोटे बेटे परवेज अंसारी का घर मंगलवार सुबह छापा डालने के बाद पुलिस ने सील कर दिया। पिता ने कहा कि शाहीन ने इलाहाबाद से मेडिकल की पढ़ाई की थी और शादी महाराष्ट्र के डॉक्टर से हुई थी, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। उन्होंने बताया कि शाहीन पहले कानपुर के GJVM मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, लेकिन 2013 में बिना सूचना दिए नौकरी छोड़ दी थी। बाद में वो फरीदाबाद चली गईं, जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल शकील से हुई। जांच एजेंसियों के अनुसार मुजम्मिल ने ही शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी से जोड़ा और वहीं से उनके संपर्क कुछ संदिग्ध लोगों से बने। पुलिस को मुजम्मिल के बताए ठिकानों से एक स्विफ्ट कार बरामद हुई है, जो अल फलाह हॉस्पिटल की एक महिला डॉक्टर की बताई जा रही है। इस कार से एक कैलिशनिकोव राइफल भी जब्त की गई। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों ने लखनऊ में उनके भाई परवेज अंसारी के घर पर भी छापा मारा। घर से लैपटॉप, मोबाइल और हार्ड ड्राइव जब्त की गई। पुलिस को बाहर खड़ी एक कार से इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पास मिला, जहां परवेज हाल तक मेडिसिन विभाग में सीनियर रेसिडेंट के तौर पर काम करते थे। उन्होंने 1 हफ्ते पहले ही इस्तीफा दिया था। NDTV की रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट से जुड़े मुख्य संदिग्धों में से एक डॉक्टर मुजम्मिल ने पूछताछ के दौरान बताया है कि उसने और उमर ने विस्फोट से पहले इलाके की रेकी की थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार मुजम्मिल के फोन से मिले डेटा और उससे हुई पूछताछ के आधार पर ये बातें सामने आई हैं। मुजम्मिल ने जांचकर्ताओं को बताया कि उनके पास गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के लिए भी एक हमले की योजना थी और उसी के हिस्से के तौर पर लाल किले के आसपास रेकी की गई थी। सूत्रों ने यह भी कहा कि उनके पास इस दिवाली पर भी भीड़ भाड़ वाले किसी स्थान को निशाना बनाने की योजना थी, लेकिन वो हमला समय से पहले किसी वजह से नहीं हो पाया और बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि टीम में कई पढ़े लिखे मेडिकल पेशेवर शामिल थे। अब तक कई गिरफ्तारियां और पूछताछ हो चुकी है और एजेंसियां डिजिटल साक्ष्यों, कॉल लॉग और ट्रांजैक्शन डेटा की विस्तृत पड़ताल कर रही है, ताकि नेटवर्क के हर कड़ी का पता लगाया जा सके। कार ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई सफेद Hyundai i20 कार खुद आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी ने 29 अक्टूबर को खरीदी थी, यानी विस्फोट से ठीक 11 दिन पहले। उसने खरीदने के तुरंत बाद कार को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए बाहर निकाला और फिर उसे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पार्क कर दिया। कार वहीं 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक खड़ी रही। जांच एजेंसियों ने CCTV फुटेज में 3 लोगों को कार के साथ देखा है। 10 नवंबर की सुबह उमर खुद कार लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हुए और शाम को यही कार लाल किले के पास धमाके में इस्तेमाल हुई। ये भी पता चला कि कार कई बार हाथ बदली गई थी और आखिरी बार इसे पुलवामा के तारिक नाम के व्यक्ति को बेचा गया था। इस दौरान फर्जी कागजों का इस्तेमाल हुआ। सोर्सेस के मुताबिक उमर 9 नवंबर से गायब है, यानी उस दिन जब जांच एजेंसियों ने 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया था। उसने 5 मोबाइल फोन बंद कर दिए और 30 अक्टूबर से यूनिवर्सिटी आना छोड़ दिया। एजेंसियों को शक है कि वो फरीदाबाद के पास गांव में छिपा हुआ था। जांच के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी से जुड़े कई लोगों के घरों पर छापेमारी की, जिनमें डॉक्टर हामिद फयाद,
नादिगाम और मोहम्मद यूसुफ फलाही चितरगाम के घर शामिल हैं। ये कार्रवाई मौलवी इरफान की गिरफ्तारी के बाद हुई, जिसे डॉक्टर्स के इस आतंकी मॉड्यूल का मुख्य ब्रेन वॉशर बताया जा रहा है। इरफान ने पूछताछ में अपने संपर्कों के नाम बताए थे। एक और डॉक्टर तजमुल अहमद मलिक को भी श्रीनगर के कारण नगर इलाके से हिरासत में लिया गया है। वो कुलगाम का रहने वाला है और इस वक्त HHMS अस्पताल श्रीनगर में काम कर रहा था। वहीं इस पूरे मामले के सबसे कॉमन लिंक सामने निकल कर आ रहा है, वो है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। हालांकि यूनिवर्सिटी ऐसे किसी भी दावों को फर्जी बता रही है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर भूपिंदर कौर आनंद ने कहा कि हम इन घटनाओं से हैरान और दुखी हैं। निर्दोष लोगों के साथ जो हुआ उसकी निंदा करते हैं। उन्होंने साफ किया कि यूनिवर्सिटी इन मामलों में जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यूनिवर्सिटी ने खुद को UGC एक्ट की सेक्शन 2F और 12B के तहत मान्यता प्राप्त बताया और कहा कि ये 1997 से संस्थान चला रहे हैं तथा 2014 में यूनिवर्सिटी बनी। मेडिकल कोर्स MBBS की ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी 2019 से दे रही है और उसके डॉक्टर देश विदेश के नामी अस्पतालों में काम कर रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा कि किसी भी लैब में कोई केमिकल या विस्फोटक पदार्थ नहीं रखा जाता, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक उसकी सभी लैब सिर्फ एकेडमिक और ट्रेनिंग के काम में इस्तेमाल होती हैं और सेफ्टी प्रोटोकॉल और स्टैट्यूटरी नॉर्म्स का सख्ती से पालन करती हैं। इसी के साथ आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं खुशबू, कैमरे के पीछे थे एजाज और आप देख रहे हैं जस्ट। शुक्रिया।